निरुपमा जी, ये बताइए कि मोदी अब आसानी के साथ हुकूमत बना सकेंगे और ये हुकूमत उनकी जो होगी ये माजी की हुकूमतों से किस हद तक मुख्तलिफ होगी? सलीम साहब, एक तो इसमें सर्टेनिटी है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स इज़ अनफेमिलियर टेरिटरी फॉर मोदी। वो उन्होंने कभी 2002 से लेके आप उनका अगर करियर देखते हैं तो कभी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी और पार्टी का हेल्प लेके वो गवर्नमेंट बनाए। ना गुजरात में और ना ही वो नेशनल लेवल पे जब से 2014 में जब से वो आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। Sure, there is an alliance called National Democratic Alliance, पर जो उसमें allies से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी और जिस तरह उनको ट्रीट किया many of the alliance partners को, कई लोग छोड़ के चले गए, कई वापस भी आए, पर they were not happy के उनको कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी थी, there was no need for allies. This time he needs allies. और इनके लिए थोड़ा मुश्किल ही रहेगा क्योंकि इन्होंने जो भी अभी तक अपना जैसे गवर्नमेंट चलाया है वो वन पार्टी टू मैन रूल था। मतलब बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह। आप मतलब you can think of two more personalities perhaps in the government, Minister of External Affairs Jaishankar and Minister of Finance Nirmala Sitharaman. Minister of Defense जो राजनाथ सिंह थे, उनको भी डिफ़िकल्टी से आप meaning जनरल पॉपुलेशन विल हैव अ डिफ़िकल्टी रिमेम्बरिंग हिम क्योंकि वो इतना साइडलाइन हो चुके थे पूरे उसमें और बाकी सब ना होने के बराबर थे। एवरीथिंग वाज, ऑल डिसीजंस ऑलवेज वर टेकन बाय पीएमओ। अब क्या होगा? अब आप पूछ रहे थे ये जो सरकार बनेगी, जब बनेगी और कैसे बनेगी, अभी तक डिटेल्स आना बाकी हैं क्योंकि कल वो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी आई थिंक इज सेट फॉर टुमारो। उसके बाद जो है पोर्टफोलियोज वगैरह, इसमें अभी भी बात चल रही है। हु आर द बिग एलाइज? बिग एलाइज इन दिस एनडीए आर तेलुगु देशम पार्टी विच इज़ फ्रॉम द सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और उनके लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में बिहार में नीतीश कुमार हैं ऑफ जनता दल यूनाइटेड। और ये दोनों जो हैं दे आर नॉट आइडियोलॉजिकली जो हैं वो हिंदुत्व नहीं है, वो उनका जो होल ट्रेडिशन रहा है वो सेक्युलर ट्रेडिशन रहा है। वो अपॉर्चुनिस्टिकली वो दे हैव जॉइंड द एनडीए। चंद्रबाबू नायडू पहले वाले एनडीए में भी थे तो एंड ही हैज़ कम एंड गॉन। और बोथ लीडर्स की रेपुटेशन यही है कि वो छोड़ भी सकते हैं, कभी ज्वाइन भी कर लेते हैं, कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है मोदी और शाह के लिए बिल्कुल ही अनफेमिलियर सा सिचुएशन है और कैसे इसको संभालेंगे वो एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑफ द उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, वो अकोमोडेटिव पर्सनालिटीज़ नहीं हैं। उनका जो रहा है अभी तक मोटो रहा है माई वे और द आई वे, आइदर यू सी इट माई वे और दैट्स इट, देयर इज ओनली वन वे टू डू थिंग्स। जैसे वो डीमोनेटाइजेशन को लेके आए, वो जस्ट सिंगल पार्ट, जस्ट वन, आई इवन द फाइनेंस मिनिस्टर डिडंट नो अबाउट इट टिल द लास्ट मिनट। जैसे उन्होंने वो फार्म लॉज लेके आए, नॉट कंसल्टेटिव एट ऑल। जैसे उन्होंने कश्मीर का 370 आर्टिकल हटाया, वो नॉट कंसल्टेटिव एट ऑल, very secretive process. So very secretive, and the decision making so far in these governments has not been consultative. इसमें किसी से कंसल्ट नहीं करते, बस एक छोटा सा सर्कल होता है जिसमें 3 या 4 लोग मैक्सिमम शामिल होते हैं और वो ही करते हैं डिसीजंस। यानी तो एक तरफ ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनकी उनके साथ नज़रियाती हम आहंगी नहीं है और दूसरी तरफ मोदी जी इत्तेहादियों को साथ चलाने के आदी नहीं है।
और इनको अब कंसल्टेटिव प्रोसेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी विद एलाइज। उनकी क्या डिमांड्स हैं अभी तक वो पूरी तरह सामने नहीं आई, पर सुनने में आ रहा है कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो लोकसभा स्पीकर का पोजीशन मांग रही है और उनके मिनिस्ट्रीज की डिमांड भी होगी। फिर आंध्र प्रदेश जो है वो 2 स्टेट्स में बाइफरकेट हो गया था, वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। अब इन जो जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जीते हैं आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कैपिटल सिटी अभी तक ठीक तरह नहीं बना। उनको चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, फाइनेंशियल पैकेज एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, सुनने में आ रहा है उनको रेलवेज मिनिस्ट्री चाहिए, उनको और कैबिनेट पोस्ट भी चाहिए होंगी और उनको भी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी अच्छा राना जवाद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी की नई हुकूमत पिछली हुकूमत से किस कदर मुख्तलिफ होगी? देखिए, पिछली हुकूमत में जो उनका ज़्यादातर फोकस था वो तो रिलीजियोसिटी पे था और डिविसिव पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल गेन भी किया। उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग किए। हमने देखा कि यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर एक मंदिर भी बना, राम मंदिर भी बना। और फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ उनकी डिफेंस टाइज बढ़ी, क्वाड में शामिल हुए। तो एक तो उनका वो फोकस था। दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने एक अपनी पोजीशन बरकरार रखी कि अमेरिकन प्रेशर के बावजूद, एक एलाई होने के बावजूद, उन्होंने यूक्रेन के वार में रूस को कंडेम नहीं किया, उन्होंने यूक्रेन का ओपनली साथ नहीं दिया। और उन्होंने जो पाबंदियाँ लगी उसको डिफ़ाई किया। रूस से आज भी वो तेल ख़रीदते हैं, असला ख़रीदते हैं, ईरान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो उन्होंने ये एक मेंटेन किया अपनी जो स्टेट की उनकी इंडिपेंडेंस है उसको भी, और उसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी कल्ट है उसको भी वो एक्सरसाइज करते रहे अपना उसमें। अब जबकि जैसे निरुपमा जी कह रही हैं कि ये अनफेमिलियर टेरिटरी है एक स्ट्रॉन्ग मैन के लिए कि वो एलाइज़ के साथ मिल के चले। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात अभी हमें पता है वो ये है कि जो इनकी एक इत्तेहादी पार्टी है चंद्रबाबू वाली जो है, वो चाह रहे हैं कि उनको स्पीकर मिले। आंध्रा की जो पार्टी है, अगर स्पीकरशिप उनको मिलती है असेंबली की, लोकसभा की, तो इसका मतलब है कि पिछले दौर में हमने देखा कि मोदी जी की जो पार्टी थी, पॉलिसी ये थी कि अगर कोई आदमी उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलता, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलता था, उसको उस सेशन से ही निकाल देते थे। मेरा ख्याल है कि जो निरुपमा जी मुझे करेक्ट कर सकती हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पीपल वर बार्ड फ्राम द लोकसभा सेशन बिकॉज दे वर क्रिटिसाइजिंग मोदी जी। तो ये तो उनके हाथ से निकल जाएगा अगर स्पीकर उनके पास चला गया। तो फ़र्क तो पड़ेगा। जिस तरह फ्रीडम के साथ वो अपनी पॉलिसीज़ को एडवांस कर रहे थे, वो चेक लगेगा। और अगर एक स्ट्रॉन्ग मैन के ऊपर जो एक लेगेसी बिल्ड करना चाहता है, जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझता है, जो किसी किस्म की डिसेंट को, अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता, जो कि अपने आप को अकले कुल की तरह समझता है और उसने डिलीवर भी किया है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल टेरिटरी है। और मेरा ख्याल है कि अब इसमें 2 रास्ते निकल सकते हैं। कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो ये कह रहे थे कि एक तो ये हार्डलाइनर तो है ही है, ये मज़ीद हार्डलाइनर हो जाएंगे, ये हो सकता है और मस्जिदें गिराएं और टेंपल बनाएं, हो सकता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव रेटरिक्स में चले जाएं अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हो सकता है क्रैक डाउन बढ़ा दें। और ये जो इनकी एलाइड पार्टीज़ हैं उनको ये डोमेस्टिकली खुश रखें, स्पीकरशिप दे दी, रेलवेशिप दे दी, 2-4 मिनिस्ट्रीज़ और दे दी। So in the larger scheme of things, he may still be continuing with this policy of suppression and repression. पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली का इम्कान तो नहीं है ना? देखिए, इसकी कुंजी जो है ना, इसकी कुंजी वो नवाज़ शरीफ के पास है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ और मोदी जी के दरमियान एक केमिस्ट्री मौजूद है। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ जब तीसरी टर्म में थे अपने, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो शेड्यूल्ड, अनअनाउंस्ड आ गए थे पाकिस्तान, लाहौर उतरे, उनके घर गए, उनकी सालगिरह, उनकी नवासी की शादी में उन्होंने मुबारकबाद दी उनको। और ये एक ब्रेक थ्रू था डिप्लोमेटिक। अगर आप उस पार्लेस में देखते हैं तो इट वाज अ कू कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने किया और ये शो किया कि उनका एक तमन्ना है या एक उनके अंदर एक अर्ज है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक किया। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि अभी जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, तो उस वक्त इंडिया के जो मोदी जी के ब्यूरोक्रेट्स थे उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी थी कि क्या नवाज़ शरीफ साहब
चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बहुत वेलकमिंग मैसेज भी तैयार किया हुआ था कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो मोदी जी जो है वो बहुत उसको आउटराइटली जो है उनको मुबारकबाद भी देंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे और शायद कुछ ऑफ़र भी कर दें। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो थोड़ा सा टाइम लिया न्यू दिल्ली ने। लेकिन जब उन्होंने अपनी मुबारकबाद भेजी शहबाज शरीफ साहब को तो फिर पाकिस्तान ने भी कई दिन का टाइम लिया जवाब देने में।